हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ। और ठीक है, चलिए आइए क्लास में है ना, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है भाई। राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही होगी। चलिए, आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि दिवाली ऑफर लाया गया है एग्जामपुर परिवार के द्वारा। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप लोग इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। ये कौन कौन से कोर्सेज है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एसएससी जीडी का जो अर्जुन बैच है, ये 399 का है, आप लोग ले सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल रणभूमि बैच है 649 रुपए का। आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच है 449 रुपए का। यूपीएसआई का बच्चों दरोगा बैच है, दरोगा फैक्ट्री बैच है 749 रुपए का। आरबीएफएसआई सुरक्षा बैच है आपका 499 रुपए का। इन सभी में 75% का डिस्काउंट है, आप लोग ले सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और आप जानते हैं कि 9, 10 और 11 3 दिन का ये ऑफर चल रहा है, 9, 10 और 11। तो आप लोग इसको लीजिए, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और दिवाली 75 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड करिएगा। सेम अगर बात करें तो बीपीएससी कौटिल्य बैच है जो कि 1249 रुपए का। बीएसएससी 200 बीएसएससी सफलता बैच 2023 है जो कि 199 रुपए का है। और ये इंटरमीडिएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए सभी बीएसएससी के जो एग्जाम है, बीएसएससी बिहार दरोगा बैच आपका 299 रुपए का है। 9, 10 और 11 3 दिन बच्चों ये क्लासेस आपके चल सॉरी 3 दिन ऑफर रहेगा, आप लोग इनको ले सकते हैं और अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका एसएससी जीडी अर्जुन बैच है 2023-24 399 रुपए का। एसएससी फाउंडेशन, एसएससी का जो प्रीलिम और मेंस जो क्लासेस है इनके लिए रहेगा। सीजीएल, सीपीयू, सीएसएल, एमटीएस 649 रुपए का। एसएससी जीडी जो सीआरपीएफ कांस्टेबल आपका बैच है ये 299 रुपए का, 75% का यहाँ पे डिस्काउंट है। और दिवाली ऑफर अब चल रहा, तो दिवाली का 75 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। यूपीपीसीएस 399 का आपका संजीवनी बैच है। आरओ का मंथन बैच है 949 रुपए का। यूपीपीसीएस का आरओ है सफलता बैच 449 रुपए का। और यहाँ पर लक्ष्य बैच आपका 649 रुपए का है। और यूपीपीसीएस का जो आरओ बैच है 699 रुपए का है। तो दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड करिएगा, ठीक है? अब बाकी एमपीएसआई के लिए हमारा विक्रमादित्य बैच है 449 रुपए का है। तो ये आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं तो 75% का डिस्काउंट तो है ही, 75 कोड इस्तेमाल करिएगा। दिवाली 75% का डिस्काउंट रहेगा। और 9, 10, 11 ये 3 दिन ऑफर आपके लिए चल रहा है, ठीक है? जो कि रात को 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और वहां से डाउनलोड करके आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है? वहां से आप एग्जामपुर का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? आइए जानते हैं और आज जानेंगे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कवर किया गया है, ठीक है? आज का पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कवर किया गया, एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा और जानेंगे कि आज की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या है, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, ठीक है? चोल शासकों की जो भाषा थी इनमें से कौन सी थी? जो चोल शासक थे इनकी भाषा क्या थी? चोल शासकों की जो भाषा थी इनमें से क्या थी, जरा बताइएगा, ठीक है? और राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, तो चोल शासकों की बच्चों जो भाषा थी इनमें से कौन सी थी? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या फिर तेलुगु, ठीक है? इनमें से क्या लगता है कौन आ जाती है चोल शासकों की भाषा, ठीक है? तो चोलों की बात करें बच्चों की, चोलों की जो भाषा आ जाती है कौन सी थी? तमिल थी, ठीक है? चोल शासकों की जो भाषा थी ये कौन सी आ जाती है? तमिल, ठीक है? ध्यान रखना। और सबसे पुरानी भी भाषा किसे मानते हैं? तो सबसे पुरानी भाषा ये कौन है? तो याद रखना तमिल है, ठीक है? सबसे पुरानी भाषा क्या नोट करिएगा? सबसे पुरानी भाषा लिख लीजिएगा। सबसे पुरानी भाषा कौन सी आ जाती है? तो सबसे पुरानी भाषा बच्चों आपकी तमिल आ जाती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? तमिल क्या है? सबसे पुरानी भाषा आ जाती है। और चोल शासकों की क्या है? ये याद रखना राजकीय भाषा रही, ठीक है? राजकीय भाषा क्या थी? तो याद रखना चोल शासकों की भाषा तो ये तमिल रही है। मलयालम कहां पर बोली जाती है? तो याद रखना केरल में, ठीक है? मलयालम कहां पर बोली जाती है बच्चों? की केरल में बोली जाती है। कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक में, ठीक है? कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। और तेलुगु कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तेलुगु कहां बोली जाती है?
तो आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत क्या बोली जाती है, तो याद रखना तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये बोली जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में टोटल याद रखना कितनी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना हमारी टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, कितनी भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा, क्या लिख लीजिएगा, शास्त्रीय, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें सबसे पहले क्या आ जाता है, तमिल। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें बच्चों तो क्या आ जाता है, तमिल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिल क्या है, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज आ जाती है। और तमिल को कब क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया, 2004 में। ठीक है, 2004 में शास्त्रीय भाषा तमिल को कब डिक्लेयर किया गया, तो 2004 में याद रखना तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, संस्कृत कब बनी बच्चों, तो 2005 में। ठीक है, 2005 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो जो संस्कृत है ना, संस्कृत को याद रखना 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, संस्कृत को कब मिला, तो 2005 में। कन्नड़ की बात करें, जो कन्नड़ है, कर्नाटका में क्या कन्नड़, और कन्नड़ को कब मिला, तो 2008 में। ठीक है, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला, तो 2008 के अंतर्गत, और साथ में तेलुगु को भी। ठीक है, 2008 में किसे दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो जो तेलुगु है ना, तो तेलुगु को भी ध्यान रखेंगे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद रखना कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु दोनों कब बनेंगे, तो 2008 में इनको याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, मलयालम बच्चों कब मिला, तो 2013 में। ठीक है, मलयालम की बात कर लेते तो मलयालम, ठीक है, मलयालम को कब मिला, तो 2013 में। और 2014 में किसे दिया गया, ठीक है, तो जो ओडिसी है, ठीक है, याद रखना, जो ओडिसी की बात कर लेते हैं, उड़िया भाषा, ठीक है, तो ओडिसी या उड़िया भाषा की बात कर लेते हैं, तो ओडिसी को कब दिया गया, तो 2014 में। ठीक है, कब, तो 2014 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप जानते चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक बच्चों विजयालय था। क्या नाम था, विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। और इसी चोल वंश का संस्थापक कौन था, तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु वाला हिस्सा, तो यहाँ पर किसका था, चोल राजाओं का शासन था। ठीक है, कहां पर था, तो भारत का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र राजा, तमिलनाडु राज्य की बात है, तो यहाँ पर चोल राजाओं का शासन था। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या पड़ा, कोरोमंडल तट, क्या लिखिएगा, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ये कहां पर पड़ा, तो कोरोमंडल या चोल मंडल कहा जाता था। पहले इसे चोल मंडल कहते थे, फिर इसको बाद में क्या कहलाने लगा, तो कोरोमंडल कहलाने लगा, ध्यान रखना। और यहीं के एक महान राजा की बात करें, आपने सुना होगा राज राजेश्वर। ठीक है, क्या नाम था, तो राज राजेश्वर ने बच्चों क्या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजौर में। ठीक है, तंजौर में किसका निर्माण करवाया, तो चोल वंश के राजा राज राजेश्वर ने। ठीक है, राज राजेश्वर ने किसका निर्माण करवाया, तो तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, कहां पर आता है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। क्या नाम लिखिएगा, बृहदेश्वर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया तंजौर में, तो याद रखना राज राजेश्वर ने करवाया। और इसे राज है ना, राज प्रथम, याद रखना इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, या राज प्रथम ने, किसने, राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राज राजेश्वर मंदिर जो कि कहां पर है, तंजौर में है। और ये चोल राजा राज प्रथम ने करवाया था, किसने करवाया था, चोल राजा राज प्रथम ने, नोट करिएगा, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में करवाया था। कहां पर, तमिलनाडु में करवाया था। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में की गई, जरा बताएंगे, पद्म पुरस्कार किस वर्ष में दिए गए थे, 1954, 1969, 1991 या फिर 1961। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए 1954 में किन किन की शुरुआत हुई, भारत रत्न, भारत रत्न कब शुरू किया गया, 1954 में। जो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान रखना, जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार यानी तीनों, पद्म पुरस्कार की तीनों कैटेगरी, श्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन तीनों की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना इन तीनों की शुरुआत 1954 में की गई। कब की गई, 1954 में इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन तीनों की शुरुआत कब हुई, 1954 में। साथ में आपने सुना होगा जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, क्या लिखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनकी भी शुरुआत कब हुई, 1954 में की गई थी। और साहित्य, ध्यान रखना, जो साहित्य सम्मान है, भारत सरकार के द्वारा जो साहित्य अकेदमी अवार्ड है, क्या लिखिएगा, साहित्य अकेदमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार, इनकी भी शुरुआत कब हुई, तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 में की गई थी। कब, 1954 में
की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 1969 में दो पुरस्कार शुरू हुए। एक तो आपने सुना होगा किसके बारे में, आपने सुना होगा किसके बारे में, तो दादा साहब फाल्के। क्या लिखेगा, दादा साहब फाल्के सम्मान। इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई, तो दादा साहब फाल्के सम्मान की शुरुआत 1969 में। और अभी किसे दिया गया, तो याद रखना वहीदा रहमान जी को। किसे दिया गया 2023 में, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया। ठीक है, वहीदा रहमान जी को दिया गया। ठीक है, 53वें नंबर का। और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और 1969 में ही बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी। जो बुकर सम्मान है ना, या बुकर पुरस्कार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखना 1969 में की गई थी। कब की गई, 1969 में की गई थी। 1991 में किसको किया गया, तो बच्चों याद रखना आपका सरस्वती सम्मान। क्या लिखेंगे, सरस्वती सम्मान 1991 में। और यहीं पर व्यास सम्मान, क्या लिखेंगे, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के अलावा जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, सरस्वती व्यास के साथ साथ बिहारी पुरस्कार। क्या लिखेंगे, बिहारी पुरस्कार, जीडी बिरला पुरस्कार। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार की बात कर लेते हैं सब कब, 1991 में। और ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या लिख लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई। कब की गई, 1991 में की गई। 1961 में बच्चों क्या हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार। किसकी शुरुआत हुई, अर्जुन पुरस्कार। ध्यान रखना अर्जुन पुरस्कार, साथ साथ में अगर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या लिखेगा, अर्जुन पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो याद रखना इन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा 1961 में। ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई, 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया कब गया था, 1965 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया पहली बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार को पहली बार प्रदान किया गया था 1965 के दौरान। ठीक है, कब दिया गया था, 1965 के दौरान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूमध्य रेखा इनमें से कहां से गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा इनमें से गुजरती है, किस देश से गुजरती है जरा बताएंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा बच्चों इनमें से किस देश से गुजरती है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई। ठीक है, और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे कि जो भूमध्य रेखा है ये कहां से गुजरती है। ठीक है, किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, इनमें से किस देश से भूमध्य रेखा ये है जो गुजरती है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है इनमें से कहां से गुजरती है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आइए बढ़ते हैं। तो भूमध्य रेखा की बात करें बच्चों, हम इसे इक्वेटर की बात कर रहे हैं। किसकी हम बात करें, इक्वेटर। तो जो इक्वेटर यहाँ पे गुजरती, कहां से गुजरती, ए एंड बी दोनों से। ठीक है, युगांडा और इंडोनेशिया दोनों से। क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों से कहां से गुजरती है, तो ए और बी दोनों से गुजरती है, ध्यान रखना। तो जो भूमध्य रेखा है ये कितने देशों से पास होती है, तो बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताओ भाई भूमध्य जो रेखा, आपको एक बार मैं भूमध्य रेखा दिखा देता हूं, इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये बच्चों क्या आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा की बात कर लेते तो क्या है आपकी, है ना, ये भूमध्य रेखा जो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या क्या आ जाता है। देखो यहाँ पे कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया, शायद कोलंबिया। ठीक है, जॉम्बिया कुछ तो है, यहाँ पे कटा हुआ कुछ देश दिख रहा है ना। याद रखना 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13। ठीक है, इनमें और देश इसमें नहीं कटे हुए हैं। ठीक है, इनमें से और देश क्या है, तो याद रखना ये कटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो कि कटे हुए हैं। तो याद रखना बच्चों 13 देशों से। ठीक है, याद रखना कितने देशों से देश पास होती है, 13 देश से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 देश पूरे हैं, 13 देश। तो यहाँ पर याद रखना कितने देशों से पास होती है, 13 देश से पास होती है। कितने देश से, तो 13 देश से बच्चों याद रखना। ठीक है, 13 देश से क्या पास होती है, तो भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से पास होती है, ध्यान रखिएगा। कितने कंट्रीज से, 13 कंट्रीज से ये पास होती है। और आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे 2 ऑप्शन थे। ठीक है, एक कौन सा, एक यहाँ पे युगांडा भी है, यहाँ पर आप देखेंगे युगांडा है, और यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया भी आ जाता है। क्या है, इंडोनेशिया भी आ जाता है। तो ये दोनों देश, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
जैसे आपसे पूछे कि बताओ भाई कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा कितने देश से पास होती है, तो कर्क रेखा बच्चों ये 17 देश से पास होती है। कितने? 17 देश से कौन पास होती है? कर्क रेखा ये 17 देश से पास होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों से पास होती है, जरा बताइए। मकर रेखा जो है ये कितने देशों से पास होती है, तो 10 देशों से पास होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मकर रेखा कितने देश थे, तो 10 देश से बच्चों मकर रेखा पास होती है, ठीक है। मकर रेखा कितने देश से पास होती है, तो 10 देशों से पास होती है। और जीएमटी कितने से पास होती है, जो जीएमटी है ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम की बात करें तो ये 9 देश, ठीक है। कितने देश से पास होती है, तो 9 देश से, याद रखना, जीएमटी पास होती है। मकर रेखा 10 देश से, कर्क रेखा 17 देश से, और आपकी जो क्या है इक्वेटर जो है कितने देशों से पास होती है, 13 देशों से इक्वेटर पास होती है। ध्यान रखिएगा क्या है, इक्वेटर ये पास होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि जो कर्क रेखा है, माही नदी इसको 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी जो है बच्चों, कर्क रेखा जो है ये मध्य प्रदेश में 8 है ना, ये भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा कहां पर है, 8 राज्यों से गुजरती है। जब ये मकर रेखा कहां जाती है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की एक नदी है माही, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है, ध्यान रखना। माही नदी जो है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार, याद रखना, ठीक है। कौन सी 2 बार काटते हैं? लिम्पोपो जो है ना मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी, क्या लिखेंगे, लिम्पोपो, ठीक है। तो लिम्पोपो बच्चों की बात करें तो लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार, ठीक है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है, ये 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है, ध्यान रखना, 2 बार काटती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो लिम्पोपो की बात करें तो लिम्पोपो क्या है, 2 बार काटती है, किसको, याद रखना, आपके मकर रेखा को ये काटती है, किसको काटती है, मकर रेखा को काटती, ध्यान रखिए। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, ठीक है, कांगो नदी किसको काटती है, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को क्या लिखिएगा, भूमध्य रेखा को बच्चों ध्यान रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटता है, तो 2 बार कांगो नदी काटती है, ठीक है। लेकिन नोट करिएगा क्या है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, भारतीय सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई थी, इनका नाम क्या है। भारतीय महिला की जो भारतीय सेना है, भारतीय किसकी, तो याद रखना, भारतीय सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन इनमें से बनाया गया था, क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताओ भाई क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या लगता है इसका आंसर, जरा बताएंगे फटाफट आंसर करके, है ना। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताएंगे। तो बच्चों याद रखना, इसमें कौन हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो जैसे कि हम बात करें पुनीता अरोड़ा, रानी रामपाल, सरला ठकराल या आनंदी गोपाल जोश, क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों याद रखो पुनीत अरोड़ा, ठीक है, पुनीता अरोड़ा क्या हो जाएगा, पुनीता अरोड़ा जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना की पहली जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, कौन बनी थी, पुनीता अरोड़ा। और ये कहां पर बनाई गई थी बच्चों, तो याद रखना आपके नौसेना में, ठीक है, कहां थी ये, नौसेना की बात करें नेवी, ठीक है, इन्होंने अपनी सेवाएं कहां दी है, तो नौसेना में दी है, ध्यान रखना, ठीक है। एडमिरल के तौर पर कहां पर अपनी सेवाएं दी है, तो नौसेना में इन्होंने एडमिरल के तौर पर अपनी सेवाएं दी है, ठीक है। पुनीता अरोड़ा कहां थी, नौसेना की। रानी रामपाल क्या भारतीय महिला टीम की कप्तान थी, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन रही है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, ठीक है, कौन थी, तो याद रखना रानी रामपाल थी। और रानी रामपाल याद रखना, ठीक है, रानी रामपाल बच्चों ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, ठीक है। महिला क्या है, तो याद रखना ये हॉकी टीम की खिलाड़ी है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पाने वाली, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी ये कौन है, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बच्चों ध्यान रखिएगा आपकी रानी रामपाल जी है, कौन है, रानी रामपाल आ जाएगा, क्या होगा, रानी रामपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं सरला ठकराल, ठीक है, सरला ठकराल बच्चों ये एयरक्राफ्ट चलाने वाले, ठीक है,
एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली, ठीक है, एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सरला ठकराल जी हैं, ठीक है। सरला ठकराल क्या है? तो याद रखना ये पहली महिला एयरक्राफ्ट उड़ाने। आनंदी गोपाल जोशी कौन है? ये पहली डॉक्टर है, ठीक है, पहली महिला डॉक्टर, ठीक है, महिला डॉक्टर, ध्यान रखना। आनंदी गोपाल जोशी ये क्या है? तो पहली महिला डॉक्टर, क्या नाम क्या है? तो महिला डॉक्टर पहली, यहां पर क्या लगा लीजिएगा? फर्स्ट है। तो भारत की बच्चों पहली जो महिला डॉक्टर है, ठीक है, पहली महिला डॉक्टर का नाम क्या है? तो पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी रही है। क्या नाम है? आनंदी गोपाल जोशी। और पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। पहली महिला जो आईपीएस है, पहली महिला आईपीएस, क्या लिखिएगा? पहली महिला आईपीएस, क्या नाम था? किरण बेदी। आप सब जानते हैं किरण बेदी। और किरण बेदी आईपीएस कब बनी थी पहली महिला? तो 1972 में, ठीक है। कब की बात है ये? 1972 में आईपीएस बनाई गई थी, ध्यान रखना। और आईएएस कौन थी? अन्ना राजन, पहली महिला आईएएस, क्या लिखिएगा? पहली महिला आईएएस, इनका नाम क्या है? तो अन्ना राजन, क्या लिखिएगा? अन्ना राजन, ये कौन है बच्चों? तो पहली महिला आईपीएस। और पहले आईपीएस की बात कर लेते हैं, जो पुरुष की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस, क्या लिखिएगा? सॉरी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्या लिख लीजिएगा? सत्येंद्र जी की बात करें बच्चों तो सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें, सत्येंद्र नाथ, क्या लिखिएगा? सत्येंद्र नाथ। ये 1863 में क्या बने थे? तो ये भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1863 में, क्या नाम था? 1863 में सत्येंद्र नाथ जी पहले ऐसे भारतीय बने थे जो कि कहां चुने गए थे? तो सिविल सेवा में चुने गए थे। क्या थे? सिविल सेवा में चुने गए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? जो साउथ कोरिया है इसकी मुद्रा क्या आ जाती है बताएंगे, ठीक है। साउथ कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? क्या लगता है? तो बच्चों देखो वॉन है। साउथ कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो वॉन है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार की क्या है? क्यात है। म्यांमार जो कंट्री है ना, तो नोट करेंगे म्यांमार। तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यात है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। और यहीं पर अगर वॉन कहां की? तो दक्षिण कोरिया। वॉन कहां की है? तो दक्षिण कोरिया, नोट करना, ठीक है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वॉन है। टोगरोग बच्चों कहां की? तो मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया जो है ना, तो मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है? टोगरोग है। और रिंगित कहां की है? तो मलेशिया। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो लिख लीजिएगा रिंगित, ठीक है। तो रिंगित कहां की मुद्रा का नाम है? तो बच्चों याद रखना, जो कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? नोट करिएगा रिंगित आ जाती, ठीक है। क्या है? रिंगित आ जाती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि जरा बताइए कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है? क्या पूछ लिया आपसे? आपसे पूछ लिया गया कि कंबोडिया की मुद्रा का नाम बताइए। तो यहाँ की क्या मुद्रा है? रियाल है। क्या नाम है? रियाल, ठीक है, ध्यान रखना। RIEL, रियाल कहां की मुद्रा है? कंबोडिया की है। आपसे पूछे थाईलैंड की मुद्रा बताइए, तो थाईलैंड की मुद्रा आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चों बहत, क्या लिख लीजिएगा? बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है, ठीक है। बहत क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है, ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है। यहीं पर जैसे आपसे बात की जाए कि बताओ भाई, जैसे पूछ रहे चीन की मुद्रा का नाम क्या? तो रैन मिनबी, क्या लिखेगा? रैन मिनबी। ये कहां की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा का नाम रैन मिनबी है। और इसी की यूनिट का नाम क्या है? युआन, क्या लिखेगा? इसी की यूनिट का नाम क्या है? युआन है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई, ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम क्या? तो रूबल, क्या लिखेगा? रूबल बच्चों कहां की मुद्रा का नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। भूटान की क्या है? तो याद रखना गुल्ट्राम है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो भूटान की मुद्रा का नाम लिख लीजिएगा गुल्ट्राम है। तो कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी अलग अलग मुद्राएं हैं। जैसे इजराइल का पूछ लिया कि बताओ भाई इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो सेकेल है, क्या लिखिएगा? न्यू सेकेल, ठीक है। तो न्यू सेकेल कहां की मुद्रा का नाम है? तो न्यू सेकेल, याद रखना, ये इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू सेकेल है। तो ऐसी कई सारी मुद्राएं हैं जिनको कि आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। चलिए आइए बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है। मर्रे डार्लिंग जो नदी किस महाद्वीप में बहती है? मर्रे डार्लिंग जो नदी है ये किस महाद्वीप के अंदर बहती है? क्या लगता है? चलो भाई बताओ। और सारे बच्चे क्लास को शेयर करिएगा। और नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताओ भाई, मर्रे डार्लिंग जो नदी है ये कहां बहती है? ठीक है, किस महाद्वीप में बहती है मर्रे डार्लिंग? ठीक है, मर्रे डार्लिंग जो नदी है ये कहां बहती है, जरा बताएंगे। तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहां पर? मर्रे डार्लिंग की बात में, तो मर्रे और डार्लिंग, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। और 2575 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस कितनी बहती है बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर? याद रखना 2575 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है, ध्यान रखना। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की क्या है? नील नदी है, ठीक है। क्या है? नील नदी। अफ्रीका में बहने वाली नदी कौन सी है?
तो अफ्रीका की बच्चों अफ्रीका की बात करें और पूरे विश्व की बात करें तो नील नदी क्या सबसे ज्यादा लंबी बहने वाली नदी, 6650 किलोमीटर। कितना है? 6650 किलोमीटर कौन बहती है? तो याद रखना ये नील नदी बहती है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगशी। क्या नाम लिखेंगे? यांगशी की बात करें बच्चों तो यांगशी नदी, ठीक है। और जो ये यांगशी नदी है ये कहां बहती है? तो याद रखना ये यांगशी जो है चीन में बहती है। कहां पर? चीन के अंदर बहती है, ध्यान रखिएगा। यांगशी कहां बहती है? तो ये चीन में, नोट करना। और इसकी टोटल लेंथ कितनी? 6300 किलोमीटर। कितनी है? 6300 किलोमीटर किसकी आ जाती है? तो यांगशी नदी की आ जाती है। और दक्षिण अमेरिका की कंपनी कौन है? अमेजन। कौन है? दक्षिण अमेरिका में बच्चों कौन सी नदी आ जाती है? तो अमेजन नदी आ जाती है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी? 6400 किलोमीटर आ जाती है। कितनी? 6400 किलोमीटर आ जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मिसिसिपी, मसूरी, ये तो सभी हो गए। एक आप ले लीजिएगा किसकी? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें बच्चों तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिसिसिपी, मसूरी, ठीक है। क्या लिखेगा? मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। मिसिसिपी जो मिसौरी है ये किस महाद्वीप में बहती है? तो उत्तरी अमेरिका में बहती है। और इसकी लेंथ कितनी है? 3766 किलोमीटर। कितनी है? 3766 किलोमीटर आ जाती है, ध्यान रखिएगा। कितनी है? 3766 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई है? तो मिसिसिपी, मिसौरी की आती है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी आती है, ठीक है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी ये आ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां की आ जाती है? उत्तरी अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी आ जाती है। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या? गंगा है, 2500 किलोमीटर। आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। आइए चलते हैं। तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आ जाता है? हेमिस। इसका टोटल एरिया कितना कवर करता है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर में। और हेमिस कहां पर है? लद्दाख में। हेमिस कहां पर है? तो लद्दाख में ये आ जाता है, ध्यान रखिएगा। कहां आता है? लद्दाख के अंतर्गत। जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 में बनाया गया था। और इसका नाम पहले क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था? हैली नाम था। क्या नाम था इसका? हैली नेशनल पार्क नाम था। और 1938 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो याद रखना, जिम कॉर्बेट कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? जिम कॉर्बेट इसका नाम कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर अभी 2021 की बात करें तो मोदी जी ने इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? रामगंगा नदी कर दिया गया, सॉरी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया रामगंगा नदी के नाम पर। तो रामगंगा ये नदी का नाम है और इसी नदी के नाम पर क्या कर दिया गया? इस नेशनल पार्क का नामकरण कर दिया गया। तो रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नया नाम हो गया, ठीक है। रामगंगा बच्चों क्या हो गया? अब इसका नया नाम हो गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामगंगा नाम इसका अब नया हो गया, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली ये कहां पर नेशनल पार्क है? तो तेलंगाना के अंतर्गत। कहां पर स्थित है ये? तेलंगाना में आ जाता है। महावीर हरिना वनस्थली ये कहां पर है? याद रखो बच्चों, आपके ये कहां पर मिल जाएगा? तो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। कहां मिलेगा? तेलंगाना राज्य के अंतर्गत ही आ जाता है। और मथिकेतन शोला ये कहां पर? केरल में। मथिकेतन शोला ये कहां पर है? तो मथिकेतन शोला जो नेशनल पार्क है ये केरल राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर ये है? केरल राज्य के अंतर्गत। नोट करिएगा, मथिकेतन जो शोला है ना, ये केरल राज्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या लिखेगा? सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन है सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा? तो लिख लीजिएगा आप लोग यहां पर साउथ, ठीक है। क्या होगा? साउथ बटन 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ बटन कहां फैला हुआ है? तो साउथ बटन बच्चों ये 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। कितने में फैला हुआ है? 5 स्क्वायर किलोमीटर में साउथ बटन फैला हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखो हमारे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जरा बताएंगे। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भारत में कहां पर है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भारत में कहां पर है? जरा बताएंगे, ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत में कहां पर है? राजमुंदरी में है, देहरादून में, कटक में या फिर इज्जत नगर में? क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, ठीक है। और सारे बच्चे क्लास को शेयर करिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे।
इसका आंसर क्या लगता है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर? इज्जत नगर। और इज्जत नगर बच्चों ये कहां पर आता है? बरेली में। ठीक है, इज्जत नगर कहां पर आता है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में आता है। और यहां पर क्या है? तो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कटक में क्या है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या लिखेगा? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान याद रखना आपके कटक उड़ीसा में है। कहां पर? ये याद रखना। ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान, यहां पर क्या राष्ट्रीय नहीं भारतीय लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? भारतीय। ठीक है, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर? कटक उड़ीसा में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, क्या सॉरी भारतीय अनुसंधान संस्थान, क्या लिखेंगे? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान नोट करना आपको ये कहां मिल जाएगा? तो देहरादून उत्तराखंड में। कहां पर है? तो याद रखना वन अनुसंधान संस्थान बच्चों आपके देहरादून उत्तराखंड में। और राजमुंदरी में क्या है? तो राजमुंदरी कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी आता है। और यहां पर क्या है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, क्या लिखेगा? तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र बच्चों नोट करिएगा। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपसे पूछे कि बताओ भाई आलू का कहां पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में है। कहां मिलेगा? शिमला में मिलेगा। आपसे पूछे सोयाबीन का कहां पर है? तो सोयाबीन का इंदौर में है। राष्ट्रीय केंद्रीय सोयाबीन संस्थान बच्चों कहां पर है? तो केंद्रीय सोयाबीन जो अनुसंधान संस्थान ये इंदौर मध्य प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? ये सभी संस्थान को नोट करिएगा। ठीक है, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे देखो। दलहन और गन्ना कहां पर? तो कानपुर में। दलहन और गन्ना कहां पर है? कानपुर में। दलहन और गन्ना कहां मिलेगा? कानपुर के अंदर। चलिए बताएंगे अंकटाड का मुख्यालय किस देश में स्थित है? अंकटाड का जो मुख्यालय है ये किस देश में स्थित है? ठीक है, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का। तब तक मैं आप लोगों को एक जानकारी और बता देता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है, और देखिए जो बच्चे यहाँ पर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हमारा विक्रमादित्य बैच है जो कि 499 रुपए का है। ठीक है, कितने का? ये 499 रुपए का। 75% का डिस्काउंट अभी सारे कोर्सेस में ऑफर दिया गया है 9, 10 और 11 तारीख को। तो 3 दिन ये ऑफर चल रहा है, आप लोग इसको जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 12 बजे तक के लिए ऑफर रहेगा। दिवाली 75 कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा। एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड करके आप लोग है ना इन बैचेस को ले सकते हैं। बीपीएससी की बात करें, जो बच्चे बीपीएससी कौटिल्य बैच है 1249 रुपए का, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बीएसएससी सफलता बैच है 199 रुपए का है। और बीपीएसएससी बिहार दरोगा बैच बच्चों 299 रुपए का है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा। एसएससी जीडी अर्जुन बैच है 399 का। एसएससी फाउंडेशन बैच है आपका जो कि सीजीएल सीपीयू सीसीएसएल एमटीएस के लिए 649 रुपए का है। एसएससी जीडी बच्चों सीआरपीएफ कांस्टेबल बैच है 299 रुपए का। तो यह भी आप ले सकते हैं। दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा। यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस का संजीवनी बैच है 399 का। यूपीपीसीएस का आरओ एआरओ मंथन बैच 4949 रुपए का। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ सफलता बैच 449 रुपए का। तो आप लोग अपने दोस्तों को इनको भी आप रिकमेंड करिएगा। ठीक है, और साथ साथ में एसएससी जीडी अर्जुन बैच है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रणभूमि बैच है, आरपीएफ कांस्टेबल का सुरक्षा बैच है, यूपीएसआई दरोगा का फैक्ट्री बैच है और आरबीएफएसआई का सुरक्षा बैच है। इन तमाम सारे कोर्सेज में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन तमाम सारे कोर्सेज में आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। आइए देखें अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है। अंकटाड का हेडक्वार्टर बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 1964 अंकटाड की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में, ध्यान रखिएगा, अंकटाड की स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में तो देखो ढेर सारे हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए WHO देख लीजिए। ठीक है, WHO, WTO, WMO। ठीक है, WMO, साथ साथ में WIPO, क्या है? WIPO। ये सारे संगठन जितने हैं इन सब कहां मिलेंगे आपको? जिनेवा में। फ्रांस के पेरिस की बात करें बच्चों, फ्रांस ये कंट्री का नाम है। पेरिस में क्या क्या है? तो यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है, पेरिस में क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यहीं पर OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में मिलेगा, OECD। साथ में इंटरपोल, क्या लिख लीजिएगा? इंटरपोल का हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। ठीक है, पेरिस में क्या है?
इंटरपोल। तो ये सारे संगठन आपको कहां मिल जाएंगे, आपके पेरिस फ्रांस, सॉरी इंटरपोल का अलग है, लियन में है। ये फ्रांस के लियन शहर में क्या इंटरपोल है। और इसी पेरिस में क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, केनिया में किसका, यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर बच्चों, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है ना, इसका मुख्यालय कहां पर मिल जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या में स्थित है, नैरोबी में। कहां पर है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में कौन सा है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में, याद रखना यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। कब बना ये, 1972 में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी में किसका है, तो बच्चों जर्मनी में 1993 में किसकी स्थापना की गई थी, तो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो संगठन है इसकी स्थापना कहां पर की गई, तो जर्मनी में की गई। कब, 1993 में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की स्थापना कहां पर की, जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, नोट करिएगा। ठीक है, जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है बच्चों, बर्लिन की बात करें तो बर्लिन में किसकी स्थापना की गई, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। आइए चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। कोलंबिया की राजधानी क्या है, जरा बताएंगे यहाँ पर कोलंबिया की राजधानी क्या है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी इनमें क्या है, तो कोलंबिया की राजधानी बच्चों क्या है, बोगोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी का नाम क्या है, तो कोलंबिया की कैपिटल का नाम है बोगोटा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, बोगोटा। ईरान की बात करें, इराक की, ठीक है सॉरी, इराक की बात करें बच्चों, तो इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। क्या लिखिएगा, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। जमैका की क्या, किंगस्टन। किंगस्टन कहां थी, जमैका। जमैका जो ये कंट्री आती है कहां पर, तो वेस्ट इंडीज कंट्रीज आती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या है, किंगस्टन है, नोट करेंगे। ठीक है, बेलारूस की क्या, मिन्स्क है। बेलारूस की बात करें बच्चों, तो बेलारूस जो कंट्री है ना, तो बेलारूस की राजधानी का नाम क्या है, तो बेलारूस की मिन्स्क है। कोलंबिया की बोगोटा है, इराक की बगदाद है। और इसे पूछ ले ईरान, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी का नाम क्या है, तो तेहरान। ये कहां की राजधानी है, तो ईरान की है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इराक और ईरान में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा बताएंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि बैडमिंटन का खिलाड़ी है, क्या लगता है, चलो भाई बताओ। और सारे बच्चे क्लास को शेयर करिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और राधे राधे भाई, राम राम सभी को। बताएंगे यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो पी कश्यप, परुपल्ली कश्यप बच्चों, ये कौन है, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी है। किसके हैं, बैडमिंटन, बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन, तो परुपल्ली कश्यप है। सैयद किरमानी, ये भारतीय क्रिकेटर रहे, ये क्या थे, पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर का नाम क्या है, तो सैयद किरमानी की बात करें। मिहिर सेन, ये स्विमर है, तैराक है, ये क्या है, तैराक है, स्विमर है। ठीक है, ध्यान रखना, मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, याद रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, मिहिर सेन है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, मिहिर सेन है। और ये क्या रखना, इंग्लिश चैनल, क्या लिखिएगा, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, पुरुष। तो पहले भारतीय पुरुष की बात करें बच्चों, तो याद रखना आपके मिहिर सेन है। और महिला में क्या होगा, आरती साहा। क्या नाम लिखेंगे, आरती, आरती साहा, ये क्या है, पहली महिला है, नोट कर लीजिएगा। आरती साहा क्या है, ये पहली महिला है जिन्होंने की इंग्लिश चैनल को पार किया। और पहले पुरुष कौन है, तो पुरुष कैटेगरी में अगर बात की जाए तो पहला पुरुष जिन्होंने की इंग्लिश चैनल को पार किया, मिहिर सेन थे। और सौरभ घोषाल बच्चों कौन से खिलाड़ी, स्क्वैश, ध्यान रखिए कौन से खिलाड़ी है, तो स्क्वैश के जो खिलाड़ी है। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, स्क्वैश, स्क्वैश प्लेयर कौन है, तो याद रखना स्क्वैश प्लेयर आपके सौरभ घोषाल आ जाते, क्या है, सौरभ घोषाल आ जाते हैं। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जरा बताएंगे। ठीक है, जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय भारत के पहले जो मंत्री बनाए गए, रेल मंत्री बनाए गए, इनमें से कौन बनाया गया था। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री बनाए गए थे, क्या नाम था इनका, आंसर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को समझा होगा और जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर लो। तो बच्चों जॉन मथाई, ठीक है, क्या होगा, जॉन मथाई। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र भारत के, लिख लीजिएगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, पहले रेल मंत्री
क्या नाम था, तो लिख लीजिएगा आपके जॉन मथाई आजाद। कौन है, जॉन मथाई जी आजाद थे, ध्यान रखेंगे। बी आर अम्बेडकर कौन थे, ये आपके कानून मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत में क्या बनाए गए, तो बच्चों कानून मंत्री थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी हम जिसे कहते हैं, है ना, कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी थे, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं, संविधान निर्माता कहे जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। बाबू जगजीवन राम, ठीक है, ये बाबू जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था, तो याद रखना बच्चों, श्रम मंत्री। ये कौन थे, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम जी थे, ठीक है। लेबर मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री किसके पास थी, तो श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम जी के पास था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देखो ये तो क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे बाबू सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्थायी तौर पर, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, ये क्या थे, फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास क्या थी, तो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री ध्यान रखिएगा देश के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो अमृता कौर, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ये कौन थे, तो हेल्थ मिनिस्टर थी देश की पहले, ठीक है। ये बच्चों कौन थे, तो याद रखना, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, क्या नाम था, स्वास्थ्य मंत्री। और बलदेव सिंह जी क्या थे, बलदेव सिंह, याद रखना, बलदेव सिंह क्या थे, गृह मंत्री थे, नोट कर लीजिएगा। बलदेव सिंह क्या थे, तो गृह मंत्री। भारत के पहले कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री बच्चों याद रखना आपके बलदेव सिंह थे, ध्यान रखना, क्या नाम था, बलदेव सिंह जी थे, नोट करिएगा, ठीक है। बलदेव सिंह क्या थे, तो याद रखना, सॉरी एक मिनट, सॉरी रक्षा मंत्री, ये क्या थे, रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह जी क्या थे, तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। और गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये हमारे देश के गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग मंत्रालय है जो कि सभी को बांटा गया था, आप इनको याद रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आइए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, पंडित भीमसेन जोशी थे, इनका संबंध किससे है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने पंडित भीमसेन जोशी का, बड़ा फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। जरा बताएंगे इनके बारे में कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध था ये किस क्षेत्र से है, तो याद रखो जो हिंदुस्तानी गायक, क्या है, हिंदुस्तानी जो गायक है ना, हिंदुस्तानी सिंगर के लिए किसको जाना जाता है, पंडित भीमसेन जोशी जी को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए बांसुरी वादक कौन थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, हरिप्रसाद चौरसिया, क्या नाम लिखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है, तो बच्चों हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात करें तो ये बांसुरी वादक है, क्या बांसुरी वादक है, ध्यान रखिएगा। और सितार वादक कौन है, रविशंकर जी। रविशंकर जी की बात करें तो पंडित रविशंकर जी की बात करें, है ना, पंडित रविशंकर। और अनुष्का शंकर, क्या लिखिएगा, अनुष्का, इनकी बेटी है अनुष्का शंकर, रविशंकर जी की बेटी का नाम क्या, अनुष्का शंकर। और दोनों ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, दोनों लोगों को क्या मिल चुका, ग्रैमी पुरस्कार। और रविशंकर जी को क्या है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सितार वादक की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये क्या है, तो ये सितार वादक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ओडिसी नर्तक कौन है, जरा बताइएगा, ठीक है। ओडिसी नर्तक अगर किसी का नाम याद आए तो आप लोग बताना कि ओडिसी नर्तक कौन आ जाती, कोई फेमस हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आइए चलते देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। सैडलर जो आयोग है बच्चों, ये कब बनाया गया था, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु जो सैडलर आयोग बना था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये कब बनाया गया था, क्या लगता है, ठीक है। सैडलर आयोग का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, जरा बताएंगे, ठीक है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है किसकी, तो शिक्षा में सुधार, स्पेशली विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय बच्चों जो शिक्षा पद्धति थी इसमें सुधार हेतु सैडलर आयोग बना था 1917 में, ठीक है, ध्यान रखना। 1917 में क्या बना था, तो सैडलर आयोग बनाया गया था, ठीक है। सैडलर आयोग ये कब बनाया गया था, तो सैडलर आयोग 1917 में बनाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। 1917 में सैडलर आयोग बना था। हंटर कमेटी की स्थापना कब की गई बच्चों, तो 1919 में, ठीक है। क्या बनाई गई थी, हंटर समिति। और हंटर समिति यहां पर 1919 कर लीजिएगा, ठीक है। हंटर समिति कब बनी थी, तो हंटर समिति 1919 में बनी थी। और किस लिए बनाई गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड,
ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी जांच के लिए बच्चों कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। 1920 में क्या हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि आपका असहयोग आंदोलन। क्या हुआ? असह, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखना बच्चों, 1919 में, ठीक है, सॉरी 1920 में। क्या हुआ? 1920 में अशोक आंदोलन। और 1922 में क्या हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड, आपको पता होगा, ठीक है। यूपी में क्या हुआ था? चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा कांड ये कब होता है? तो बच्चों याद है, चौरी चौरा कांड होता है ये 1922 में। और इसी के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध मीनाकरी थेवा कला का संबंध किससे है? प्रथम प्रसिद्ध जो मीनाकरी थेवा कला है ये इनमें से किस जिले से? तो प्रतापगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। ये प्रतापगढ़ से कौन है? तो मीनाकरी, नोट करिएगा, मीनाकरी थेवा कला ये राजस्थान में आती है। प्रतापगढ़ जिला कहां पर? राजस्थान में। तो बच्चों मीनाकरी, क्या लिखेगा? मीनाकारी, मीनाकारी जो थेवा कला इसका संबंध कहां से है? तो प्रतापगढ़ राजस्थान से। कहां से? राजस्थान का ये प्रतापगढ़ आ जाता है और यहां से इसका संबंध आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और मीनाकरी का संबंध कहां से है? तो मीनाकरी का संबंध जयपुर से, ठीक है। मीनाकारी की बात करिए, मीनाकरी जो कला है ना, मीनाकारी जो कला है इसका संबंध जयपुर से, लेकिन मीनाकरी जो थेवा कला है इसका संबंध प्रतापगढ़ से, ठीक है। कहां से? प्रतापगढ़ से आ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर मथैरना और उस्ता, मथैरना बच्चों कहां पर आती? तो मथैरना कला, क्या लिखेगा? मथैरना कला, इसका संबंध कहां से है? तो मथैरना कला का संबंध बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से आ जाता है, ध्यान रखिएगा। कहां से? जैसे चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी की बात करें बच्चों तो कहां? लखनऊ का आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है? देखो महाराष्ट्र में क्या? तारापुर है, ठीक है। तारापुर बच्चों भारत का ये पहला क्या था? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, ठीक है, ये पहला था। तारापुर महाराष्ट्र में आता है और ये पहला क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और उत्तर प्रदेश में कहा? तो बुलंदशहर में नरोरा है, क्या लिखेगा? बुलंदशहर बच्चों क्या है? तो नरोरा, नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में क्या? तो नरोरा आ जाता है। और हरियाणा में क्या? तो गोरखपुर, क्या लिखेगा? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये आप याद रखना आपके हरियाणा में है, ठीक है। और कर्नाटक में कौन है? कैगा, कर्नाटक में कौन सा है? तो याद रखना कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कर्नाटक में आ जाता है। और कलपक्कम बच्चों कहां पर है? ठीक है, कलपक्कम की बात कर लेते तो कलपक्कम आपके तमिलनाडु राज्य में आ जाता है। कलपक्कम कहां पर है? तो नोट करिएगा, कलपक्कम कहां मिलेगा? तो तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा? कलपक्कम है। और यहीं पर क्या मिल जाएगा? ध्यान रखना, कुडनकुलम, क्या लिख लीजिएगा? कुडनकुलम। तो कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहां पर? तमिलनाडु में है। और तारापुर तो आपको लिखते हैं रावत भाटा, क्या लिखेंगे? रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा? तो रावत भाटा राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और काकरापार कहां पर है? तो काकरापार गुजरात में। काकरापार क्या लिखेगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों आपके ये गुजरात राज्य में, ठीक है। काकरापार कहां पर स्थित है? गुजरात में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है। चलिए अगला देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? क्या लगता है? बताओ भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? मटकी, नृत्य, घूमर या गैर या गिद्धा, ठीक है, बताओ भाई। मटकी, घूमर की बात कर लेते हैं, गैर या गिद्धा, इनमें से कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? क्या लगता है? आइए देखते हैं। देखो बच्चों, गिद्धा कहां होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। गिद्धा कहां होता है? पंजाब में होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गैर जो नृत्य है ना, ये स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। मटकी कहाँ होता है, मालवा में होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मालवा में क्या होता है, मटकी होता है। घूमर कहां पर, तो घूमर याद रखा, ये आपके राजस्थान में होता है। कहां पर, राजस्थान में होता है। और गैर भी राजस्थान में होता है। और ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, मेल फीमेल दोनों करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और देखिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार जब बताना चाहूंगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, मैं फिर से आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, कि देखो भाई, एग्जामपुर परिवार द्वारा, ठीक है, एग्जामपुर परिवार द्वारा बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर कई सारे कोर्सेज में ऑफर लाया गया, जिसमें कि हम बात करें एमपीएसआई विक्रमादित्य बैच 499 का है। आप लोग ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये बैच आपका है ना, ये ऑफर कब तक के लिए, 9 से 11 नवंबर, 3 दिन का ऑफर ये चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। और दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा, 75% का डिस्काउंट मिलेगा। 69th बीपीएससी कौटिल्य बैच है, जो कि 1249 का है। बीएसएससी सफलता बैच है 199 का। और बीपीएसएससी बिहार दरोगा बैच है 299 का। तो आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। 75% का डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए, और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका एसएससी जीडी अर्जुन बैच है, एसएससी फाउंडेशन बैच है, जो कि आपके है ना, मेंस बैच की बात करें बच्चों, दोनों के लिए, मेंस और प्रीलिम दोनों के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएसएल एमडीएस 649 का। एसएससी जीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल बैच है, जो कि 299 का है। तो आप लोग इनको ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा। साथ में यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस का है एपीएस बच्चों संजीव बैच है, एपीएस मंथन बैच है, एपीएस आरओ के लिए सफलता बैच है, प्रीलिम लक्ष्य बैच है, और साथ साथ में प्रारंभ बैच है। ये सारे बैचेस आप लोगों के लिए ही है, आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और एप्लीकेशन से ये सारे बैचेस आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के माध्यम से इन बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, यूपीएसआई दरोगा, आरपीएफ एसआई सुरक्षा बैच, इन सभी के लिए बैचेस हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर सारा डिटेल इन बैचेस से संबंधित मिल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आता है तो आप दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा इसमें, है ना, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो चलिए, फिर सेशन को ओवर करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके जवाब इस क्वेश्चन का जरूर दीजिएगा। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी आपसे, आपसे मैंने क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि जरा बताओ भाई, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।